लास्ट डे पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर वन डायमेंशनल डेटा है, ठीक है ना, वन डायमेंशनल डेटा है तो किस तरीके से हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारी डेटा जो है नेटवर्क पर बिना एरर के जो है ट्रांसमिट हो गई है, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि अगर वन डायमेंशनल पैरिटी आप चेक कर रहे हैं तो वन डायमेंशनल पैरिटी में टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हैं उसकी काउंट पर हम लोग जो है पैरिटी बिट जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर काउंटिंग में पैरिटी बिट काउंटिंग में एक बिट कहीं फ्लिप होता है और काउंटिंग वाइज करेक्ट है तो आपका जो है जो मैसेज है वो लगेगा कि सही ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन कहीं पर कुछ मैसेज ट्रांसमिशन में गलत हो गए, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग कैसे होगी, ठीक है ना। टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग किस तरीके से होगी। वन डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में हमने बताया था, एडवांटेज बताया था, डिसएडवांटेज बताया था, और किस तरीके से हम लोग डेटा के साथ एक पैरिटी चेक भेज रहे हैं और पैरिटी चेक के अकॉर्डिंग हमारा डिफाइन कर रहे हैं कि जो मैसेज हमने सोर्स से भेजा था वही मैसेज जो है आकर रिसीवर पर रिसीव हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल, ठीक है ना, टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। देखिए अभी हम लोग जो डेटा भेज रहे थे उसमें सिर्फ हमने एक पैरिटी लगाया हुआ था। अब हम लोग कह रहे हैं कि पैरिटी चेकिंग हम दो तरीके से करेंगे, रो वाइज पैरिटी बिट अलग से जनरेट करेंगे और कॉलम वाइज पैरिटी बिट अलग से जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैरिटी जनरेशन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो बिट है वो इस तरीके से है 1 1 0 1 1 0 0 0 0। एक डेटा हो गई। जो दूसरी डेटा है वो 0 1 0 0 0 0 0 दूसरी डेटा हो गई। और जो तीसरी डेटा है वो कुछ इस तरीके से है 1 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है ना। और जो चौथी डेटा है वो 0 0 0 1 1 1 1 1। इस तरीके से डेटा है। तो डेटा आर अरेंज्ड इन द रो वाइज एज वेल एज इन द कॉलम्स, ठीक है ना। जो डेटा है डेटा को हम लोग रो के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सब में जो नंबर ऑफ बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स सब में सेम है, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ बिट्स सेम है तो हम लोग डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है पैरिटी बिट जो है जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पैरिटी बिट कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, पहला स्टेप है कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग सिंक करके 8 बिट का बना लें, सब में नंबर ऑफ बिट सेम हो, ठीक है ना। अब जब नंबर ऑफ डेटा सब हमने अरेंज कर लिया, अब रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है ना, यहां पर रो वाइज, ठीक, और इसके अकॉर्डिंग कॉलम वाइज, ठीक है ना, कॉलम वाइज और रो वाइज हम लोग पैरिटी बिट को जनरेट करते हैं। तो पैरिटी बिट कैसे जनरेट होगी, अगर नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, ऑड है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बिट्स मतलब काउंट ऑफ बिट्स अगर ऑड है तो हम लोग 1 पैरिटी बिट जनरेट करेंगे, और अगर इवन है तो कितना पैरिटी बिट जनरेट करेंगे, 0 जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रो के अकॉर्डिंग जो है पैरिटी बिट जनरेट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो ऑड हो गया, तो पैरिटी बिट कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। यहां पर देखिए 1, ये ऑड है तो पैरिटी बिट कितनी हो गई, 1 हो गई। यहां पर देखिए 1 2 3, अच्छा एक चीज हमने गलत कर दिया कि सारे जो पैरिटी बिट हैं वो सब 1 ही हो जा रहे हैं, तो हम लोग इसको चेंज कर ले रहे हैं, तो लगेगा कि कुछ जो है गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग 1 कर ले रहे हैं, 3 2 5 इसको 1 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल अज्यूम दैट पैरिटी बिट्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 हो गया काउंट,
3 कैसी नंबर है, ऑड नंबर है, तो पैरिटी बिट कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 और 4 6, तो पैरिटी बिट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये रो वाइज पैरिटी बिट हमने इस तरीके से जनरेट कर लिया। दिस इज माय रो वाइज पैरिटी बिट, ठीक है। ठीक, अब वन डायमेंशनल में हम लोग क्या कर रहे थे, वन डायमेंशनल में हम लोग काउंट कर रहे थे, लेकिन अगर सोच लीजिए कि यहाँ पर तीन बिट्स है, अगर 3 बिट्स 1 है तब ये 1 है, लेकिन अगर 2 बिट पर एरर हो जाए तब भी ये बिट 1 ही होगा, तो आपकी डेटा मॉडिफाइड हो गई, लेकिन आपका जो रो वाइज पैरिटी बिट है वो सेम है, जबकि डेटा जो आपकी रिसीव हो रही है दैट इज इरोनियस, ठीक है ना। टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज, टू मिटिगेट दिस काइंड ऑफ एरर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो वाइज भी पैरिटी बिट जनरेट कर रहे हैं, एंड वी आर आल्सो जनरेटिंग पैरिटी बिट अलोंग द कॉलम। तो कॉलम वाइज देखिए पैरिटी बिट कैसे जनरेट करेंगे, देखिए 1 1 2, तो पैरिटी बिट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग पैरिटी बिट 0। यहाँ पर देखिए 1 1 2 हो गया, तो पैरिटी बिट कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 1 2 हो गया, पैरिटी बिट कितना हो गया, पैरिटी बिट इज अगेन 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 हुआ, तो पैरिटी बिट कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए कॉलम वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो पैरिटी बिट कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए ऑड नंबर हुई, पैरिटी बिट कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर पैरिटी बिट कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो रो वाइज पैरिटी बिट और कॉलम वाइज पैरिटी बिट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। रो वाइज एंड कॉलम वाइज पैरिटी बिट हमने जनरेट कर लिया। अब इस डेटा को हम लोग जो है भेज रहे हैं, वी आर ट्रांसमिटिंग दिस काइंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। एक ब्लॉक को हम लोग डेटा को भेज रहे हैं, और अलोंग विद दिस डेटा सेट वी आर सिंपली सेंडिंग पैरिटीज, ठीक है ना। पैरिटीज हम लोग भेज दे रहे हैं डेटा के साथ, ये डेटा हम लोग भेज रहे हैं, और डेटा के साथ पैरिटी भेज दे रहे हैं, कि जो पैरिटी है वो कैसे है, 1 1 0 1 रो वाइज है, ठीक है। दिस इज माय रो वाइज पैरिटी, and this one is column wise parity, 0 0 0 1 1 1 1 1, ठीक है ना। ये रो वाइज पैरिटी हो गई और कॉलम वाइज पैरिटी हो गई। अब ये डेटा हम लोग डेटा को भेज रहे हैं, ठीक है ना। डेटा अब अगर यही डेटा आके डेस्टिनेशन एंड पर अगर आकर के रिसीव होती है विदाउट एनी लॉस, ठीक है, अगर यही डेटा विदाउट एनी लॉस जो है आकर के रिसीवर एंड पर रिसीव हो रही है, तो हम लोग फिर से इसके पैरिटी बिट को जनरेट करें, ठीक है ना। फिर से इसके पैरिटी बिट को जनरेट करें, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी डेटा लॉस नहीं हुई, एवरीथिंग व्हाटएवर सेंड इज रिसीव्ड एज सच ऑन द डेस्टिनेशन, सो पैरिटीज अगर हम लोग देखते हैं तो पहले इसकी पैरिटी रिसीव अगर सही हुआ है तो इट्स 3, तो 3 ऑड नंबर है, इसका मतलब कि पहला डेटा बिना किसी लॉस के आकर के रिसीव हो गया, ठीक है ना। रो वाइज यहाँ पर देखिए बिना लॉस के रिसीव हो गया। अगर पैरिटी बिट 1 से मैच करता है मींस लॉस विदाउट एनी चेंज, ठीक है ना। और अगर 0 आता है इसका मतलब कि ये डेटा पूरी की पूरी आकर के रिसीव हो गई। तो रो वाइज हमने चेक कर लिया कि डेटा करेक्ट आ रही है। अब हम लोग कॉलम वाइज चेक कर ले रहे हैं कि डेटा सही आ रही है या नहीं सही आ रही। तो इसकी पैरिटी 2 है, तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मींस दिस डेटा इज रिसीव्ड करेक्टली, ठीक है ना। इन द सेम वे दिस डेटा, दिस पैरिटी इज इवन, सो दिस वन इज 0। तो इस तरीके से एक पैरिटीज को हम लोग चेक कर लेंगे, और अगर रो वाइज और कॉलम वाइज पैरिटी मैच करती है, ठीक है ना, अगर रो वाइज और कॉलम वाइज पैरिटी मैच करती है, इसका मतलब कि ये जो डेटा था, ये डेटा जब सोर्स से चला और डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो इसमें कोई भी एरर नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेटा की इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी मेंटेन होगी कि इसमें डेटा में कोई लॉस नहीं है। बट इफ सपोज एनी लॉस हैपेंड एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हमने ट्रांसमिट किया था 0 लेकिन डेस्टिनेशन पर कितना पहुंचा, 1 पहुंचा, तो आप देखेंगे पहले बिट पर, पहले बिट पर यहाँ पर, ठीक है ना, इस पोजीशन पर चेंज आएगा, और जब कॉलम वाइज चेक करें, रो वाइज चेक करेंगे तो इस पैरिटी में चेंज आएगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस रो में, ये चौथे रो में एरर हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंश्योर करेंगे
कि जो डेटा है वो डेटा दैट डेटा इज रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन विदाउट एनी लॉस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया डेटा का मैकेनिज्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउटिंग कैसे है। सर हाँ जी, पैरिटी क्या होता है? पैरिटी एक एडिशनल बिट है जिसको हम लोग डेटा के नंबर ऑफ बिट्स पर जनरेट कर रहे हैं, काउंट पर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक पैरिटी एक एडिशनल बिट है। ठीक है, पैरिटी का मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को असाइन करना। तो यहां पर देखिए पैरिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके काउंट पर जैसे 1 बिट हो गया, 2 बिट हो गया, 3 बिट हो गया। ठीक है ना, तो 3 बिट कैसी नंबर हुई, ऑड नंबर हुई। ठीक है ना, तो हमने पैरिटी 1 जनरेट कर लिया। ठीक है ना, और जब इवन नंबर होगी तो पैरिटी हम लोग 0 जनरेट कर लेंगे। ठीक है ना, इस पैरिटी को हम लोग भेज रहे हैं और इस डेटा को भेज रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये जो है कोई बिट अगर गलत हुआ, ठीक है ना, तो पैरिटी क्या हो जानी चाहिए, ये भी चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो उसी पैरिटी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि डेटा कहीं पर लॉस तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो पैरिटी इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई लॉस इन द डेटा व्हाइल ट्रांसमिशन। ठीक है सर और हाँ जी, सर वो मैं कल मतलब परसों पूछ रहा था सर, अगर पैरिटी बेस में अगर चेंज आ जाए कुछ फिर? हाँ, पैरिटी बेस पे अगर चेंज आएगा तो एरर उसी से रेक्टिफाई होगा। जैसे यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिए ये हमने डेटा भेजा। ठीक है ना, तो पैरिटी कितनी है, पैरिटी देखिए 4 जो है। ठीक है ना, जो 4 डेटा है, 3 बिट है, तो इसकी पैरिटी जो है 1 है। लेकिन अगर मान लीजिए एरर हो गया, यहाँ पर गलती से 1 आ गया, तो ये पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी, डेस्टिनेशन सर एंड अगर पर। उसमें चेंज सर अगर उसमें चेंज आ जाए पैरिटी बेस पे? नहीं, प्रायोरिटी बेस इस अभी देखो 1 बिट यहाँ पर चेंज हुई ना, यस अब सर, पैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर। तो हमने जब सेंड किया था तब पैरिटी 1 था, लेकिन जब डेस्टिनेशन एंड पर डेटा आ रहे तो पैरिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है ना, तो ये शिफ्टिंग दिखा रहा है, द शिफ्टिंग ऑफ पैरिटी shows that something has happened इन द ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन में कुछ एरर हो गई है जिसके कारण पैरिटी जो डेस्टिनेशन पर आ रही है और जो हमने सोर्स पर सेंड किया था उसमें वेरिएशन मिल रहा है। इसका मतलब कि डेटा पूरी तरीके से आकर के रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राउटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, राउटिंग, राउटिंग का मतलब होता है जो जो आपकी डेटा आ रही है। ठीक है ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन जब कनेक्टिविटी होगी, जब सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी होगी तब आपकी डेटा आ करके रिसीव होगी। लेकिन आप देखेंगे कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे अल्टरनेटिंग पाथ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक हम फिगर आपको सबसे पहले बता रहे हैं और उस फिगर के बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम लोग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने कह दिया कि एक जो है नोड P है। ठीक है ना, एक नोड P है, एक नोड C है। ठीक है, और एक नोड यहाँ पर G है और एक नोड यहाँ पर W। ठीक, और यहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेटिंग पाथ्स है। ठीक है ना, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिंग पाथ है। हमने कह दिया कि दिस इज ए पाथ ए। ठीक है ना, इसी तरीके से यहां से यहां तक जाने के एक पाथ है, पहला पाथ, दिस वन इज बी, और यहां से यहां तक आने का एक पाथ है जिसको भी हम लोग कह रहे हैं बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल डायरेक्टेड ग्राफ की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक वन साइडेड पाथ है, एरो है। एरो का मतलब कि एक यहां से हम लोग यहां पर जा सकते हैं बट वी कैन नॉट रिटर्न P टू A। ठीक है ना, थ्रू दिस पाथ। ठीक है ना, ये कैसा कर्व है, दिस इज ए डायरेक्शनल कर्व। ठीक है ना, यहां पर आ गया A और यहां से एक पाथ है, दिस इज A, और यहां पर एक पाथ है जिसको हमने B कहा है, एंड दिस वन इज A।
दिस वन इज। तो यहां पर देखिए सारे जो नोड्स हैं, सारे नोड से कनेक्टेड हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग कहां से जाना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं इस नोड से, ये जो नोड है, ठीक है ना, इस नोड से W पर जाना चाहते हैं। ये जो नोड P है, इस नोड से W पर जाना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि P से W तक जाने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिंग पाथ हैं, ठीक है ना। तो P से अगर W आपके पास जाना है तो कौन कौन सा अल्टरनेटिंग पाथ हो सकता है? अल्टरनेटिंग पाथ कौन कौन सा हो सकता है? देखिए पहला पाथ हो सकता है कि देखिए ये P से एक पाथ, ये डायरेक्ट पाथ है, ठीक है ना। तो एक नोड ये पाथ हो गया, ठीक है ना। हम लोग अल्टरनेटिंग पाथ की बात कर रहे हैं कि P से W तक जाने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिंग पाथ है, ठीक है ना। तो एक पाथ ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? देखिए P से हम लोग B पर जाएं, B से हम लोग A पर जाएं, तब भी हम लोग W पर पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पाथ क्या हो गया? सबसे पहले B से देखिए यहाँ पर C पर आए और C से लेकर के A पर आए, दूसरा पाथ हो गया। तीसरा पाथ क्या हो सकता है? ये देखिए ये P हो गया, P से हम लोग B पर जाएं, फिर B से इधर B पर आए और फिर यहां पर लौट करके आए, ठीक है ना। तो एक पाथ हो गया B B B। देखिए ये यहां से यहां पर जा रहे हैं, एक पाथ, दो पाथ, दूसरा, और फिर यहां पर तीसरा B B A, ठीक है। क्या कोई और पाथ यहाँ से P से W तक पहुंचने के लिए क्या और कोई अल्टरनेटिंग पाथ हो सकता है क्या? ये देखिए दो नोड्स यहाँ पर आ रहे हैं, दो नोड्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक पाथ नहीं, और कोई पाथ मौजूद नहीं है, ठीक है ना। और B से लेकर के P से लेके W के बीच में, इसके बीच में ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन के बीच में क्या कोई और पाथ एग्जिस्ट करता है? यहाँ पर गए, यहाँ से हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ पर आ गए, और दूसरा हो सकता है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाएं, B पर जाएं, फिर B पर जाएं, फिर A पर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P से W तक अल्टरनेटिंग, देयर आर सो मेनी पाथ फ्रॉम P टू W। लेकिन अगर डेटा यहां से यहां तक जानी है तो जब पाथ की लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट यहां पर देखिए, अगर हम लोग यूनिट बनाए कि एक पाथ से पास होने के लिए एक यूनिट जो है, एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पर एक राउटर से पास हो रहा है तो 1 यूनिट कॉस्ट हो गया। यहाँ पर दो राउटर से पास हो रहा है तो 2 यूनिट कॉस्ट हो गया। यहाँ पर 3 राउटर से पास हो रहा है तो 3 कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर अल्टरनेटिंग पाथ है, ठीक है ना, अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिंग पाथ्स हैं, तो इस पाथ में हमको जो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रूट को खोजना है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट रूट, कहां से लेकर के कहां तक? फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। जहां से डेटा सेंड होनी है और जहां तक डेटा जानी है उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड वंस शॉर्टेस्ट पाथ इज आइडेंटिफाइड, देन ऑल डेटा मस्ट पास थ्रू दिस अल्टरनेटिंग पाथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये वाला जो पाथ है, ठीक है ना, दिस पाथ इज इकोनॉमिक पाथ, ठीक है ना। ये जो पाथ है अल्टरनेटिंग पाथ्स में, अल्टरनेटिंग जो पाथ आपने बनाया है, दिस पाथ इज वेरी इकोनॉमिक पाथ। तो सारी डेटा जो है इसके थ्रू अगर जाएगी तो उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, रेदर अगर इस पाथ से जाती है तो उसकी कॉस्ट अधिक है, और अगर इस पाथ से जाती है तो उसकी कॉस्ट और अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोर्स टू डेस्टिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल path must be decided, and once it is decided all data must pass through that particular path, ठीक है ना। अब देखिए राउटर है,
हम लोग राउटर की बात करते हैं कि राउटर कैसे काम करता है, तो आप जानते हैं कि जो राउटर है, अगर थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करें तो हमने बताया था कि जो राउटर है ये क्या है, दिस इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है ना। जो राउटर है इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। और हमने बताया था कि जो 7 लेयर हमने OSI आर्किटेक्चर की बात किया था, 7 लेयर OSI आर्किटेक्चर में जो ये किस लेयर का डिवाइस है, ये आपका नेटवर्किंग लेयर का डिवाइस है, ठीक है। जो राउटर है, राउटर किस लेयर का डिवाइस है, नेटवर्क लेयर का, ठीक है। ये जो राउटर है ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से हम लोग सर्किल बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे, ठीक है ना, और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो दिस इज सिंबल फॉर द राउटर, ठीक है ना। तो राउटर के 4 जो है एजेज है, 4 जो है इसके एजेज है, और हर एक एज से एक नेटवर्क यहां से कनेक्ट हो सकता है, एक यहां से कनेक्ट हो सकता है, एक यहां से कनेक्ट हो सकता है, एक सब नेटवर्क यहां से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे नेटवर्क्स, मान लीजिए पहला नेटवर्क N1 है, यहाँ पर नेटवर्क N2 है, यहाँ पर नेटवर्क N3 है, और यहाँ पर नेटवर्क N4 है, तो सारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग राउटर को यूज करेंगे। तो राउटर के 4 एजेज हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, जब राउटर शुरुआती दौर में जब राउटर लगता है तो राउटर ब्लैंक होता है, ठीक है ना। जब राउटर हम लोग असेंबल करते हैं तो राउटर ब्लैंक होता है, लेकिन जैसे जैसे ये डेटा को सेंड करता जाता है वैसे वैसे राउटर क्या होता जाता है, राउटर आपका इंटेलिजेंट होता जाता है। इसका मतलब कि राउटर जो है एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, और राउटर जो राउटिंग टेबल मेंटेन करता है उसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा आईपी एड्रेस, ठीक है ना, कौन सा आईपी एड्रेस। जैसे हमने कहा था कि मशीन है तो मशीन, हर एक मशीन का जो है आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। तो राउटर को जब डेटा ये सेंड करना शुरू करता है तो इस राउटर को ये पता हो जाता है कि कौन सा आईपी एड्रेस किधर है, ठीक है ना। तो जैसे ये सब नेटवर्क है तो जो आईपी जो डेटा है, डेटा सिर्फ इसी में पिंग होगा, बाकी और सारे राउटर्स और जो है डायरेक्शन में डेटा सेंड नहीं होगी, ठीक है ना। और जब इनिशियली जो होता है वो राउटर क्या होता है, राउटर ब्लैंक होता है। तो जैसे जैसे राउटर जो है राउटर काम करना शुरू करता है वैसे वैसे ये पूरे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता जाता है, ठीक है ना। और जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल, ठीक ठीक। राउटिंग टेबल क्या होता है कि कौन सा नोड, कौन सा आईपी एड्रेस किस पोर्ट, इसके 4 पोर्ट है, ये पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, चौथा पोर्ट, ठीक है ना। तो जैसे इस वाले नेटवर्क में जाना है तो ये राउटर है, इसको पता है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है। तो अगर इस पोर्ट से कनेक्टेड है तो डेटा सिर्फ इसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगी और किसी पोर्ट की तरफ डायरेक्शन में डेटा फॉरवर्ड नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो राउटर है, राउटर कैसा डिवाइस है, राउटर इज इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। 2 तरीके के डिवाइस होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट डिवाइस और दूसरा होता है नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। तो आपका जो हब और स्विच है, ठीक है, हब और स्विच ये कैसे डिवाइस है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। हब और स्विच जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, दीज आर नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस। हाउएवर राउटर इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस। इसका मतलब कि राउटर को ये पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर, कौन सा आईपी एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है, और जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उसी सब नेटवर्क में डेटा जो है वो पास होगी, ठीक है ना। जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है सिर्फ उसी में डेटा पास होगी, ठीक है। अब राउटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा और बात करेंगे राउटर्स के बारे में। एक हम लोग जो है राउटर्स का एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, एक राउटर्स का डायग्राम बना रहे हैं। हाँ जी सर, राउटिंग टेबल एक बार फिर से बता दीजिए। राउटर टेबल ही बताने जा रहे हैं। अभी हमने टेबल ये नहीं बताया, हमने सिर्फ बताया है कि कैसे जो है डेटा फॉरवर्ड होगी, लेकिन राउटिंग कैसे होगा वो हमने नहीं बताया है, ठीक है। हमने सिर्फ ये बताया है कि राउटर जो है राउटिंग टेबल को मेंटेन करेगा
और जब ये ऑन होगा तो ब्लैंक होता है, धीरे धीरे ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। लेकिन डेटा कैसे पाथ डिसाइड होगा ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे राउटिंग टेबल मेंटेन होगी ये अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक आपके पास एक राउटर्स का ग्राफ है, ठीक है ना। राउटर्स का ग्राफ है, ये R2 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये राउटर्स है, R स्टैंड्स फॉर राउटर, ठीक है ना। एक राउटर्स का ग्राफ और फ्लो बना रहे हैं, R1 R2 R3 R4 और ये हो गया आपका R7 एंड दिस इज R5। गलत हमने लाइन जोड़ दिया, ग्राफ जो है गलत हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। दिस इज R5, ठीक है। ये राउटर्स है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और इसको बढ़िया से बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर राउटर R2 है और R5 में डेटा सेंड करनी है, ठीक है ना। तो R2 के टेबल में हम लोग एक मेंटेन करेंगे कि R2 का जो टेबल है ये कैसे कैसे दूसरे टेबल से कनेक्ट हो रहा है और कितने कितने नोड्स को ये मतलब पास कर रहा है, ठीक है ना। तो R2 का हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, R2 का R2 जो है इसका हम लोग राउटिंग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे राउटिंग टेबल क्रिएट हो रही है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। R2, ठीक है ना। तो R2 से पहला हर एक नोड कैसे कनेक्टेड है और उसके बीच में कितने नोड्स पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले R2 और R1, ठीक है ना। सबसे पहले R1 देखिए, तो R1 के बीच में एक एजेज है, ठीक है ना, एक एज है। तो यहाँ पर जो होप है, हाफ काउंट, यहाँ पर एक टर्म हम लोग लिख दे रहे हैं हाफ काउंट, ठीक है, हाफ काउंट। तो R1 से यहां से देखिए R1 से R2 से R1 की तरफ कितना एज है, एक है, ठीक है ना। तो हाफ काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। और इससे इसके बीच में कोई नोड नहीं है, तो सीधा हमने कहा कि ये R2 जो है R1 से डायरेक्ट कनेक्टेड है विदाउट एनी लिंक, ठीक है ना। अब देखिए R2 और R2 के बीच में तो आपका होप काउंट होना ही नहीं है। R2 और R3 के बीच में देखिए, R2 और R3 के बीच में, R2 और R3 ये नोड, इसके बीच में कितना एज है, एक एज है, ठीक है ना। कनेक्टिंग नोड कौन सा है, R3 है, बीच में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। अब R3 के बाद R4 आइए, R4 में आइए, देखिए R4 में आप आएंगे तो कितने एजेज हैं, दो एजेज हैं, पहला एज दूसरा एज, तो हाफ काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बीच में कौन सा नोड आ रहा है, R3 आ रहा है, ठीक है ना, इसके बीच में R3 आ रहा है। इसी तरीके से देखिए R5 में आप आएंगे, R2 से लेकर के R5 के बीच में यहां पर देखिए एक होप और दो होप, ठीक है ना, दो हाफ काउंट हुआ। और इसके बीच में कौन सा नोड आ रहा है, R1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए R6 के बीच में आइए, R6 के बीच में आइए, तो R6 के बीच में देखिए एक दो, होप काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। और इंटरमीडिएट नोड कौन सा हो गया, R1 हो गया, ठीक है ना। इंटरमीडिएट नोड इज R1। अब R7 में आइए, R7 में देखिए एक होप काउंट, 2 होप काउंट, 3 होप काउंट, होप काउंट कितने हो गए, 3। और बीच में इंटरमीडिएट नोड कौन सा हो रहा है आपका इंटरमीडिएट नोड जो है आपका पाथ जो है इससे पास हो रहा है,
ठीक है ना, R1 से पास हो रहा है। तो इस तरीके से जो टेबल है, जो R2 टेबल है, इस टेबल ने एक जो है टेबल मेंटेन कर लिया कि कौन कौन से नोड कितने हाफ काउंट पर है, ठीक है ना, कितने कौन कौन से नोड कितने हाफ काउंट पर आपके प्रेजेंट है। तो R2 से R1 पर एक हाफ काउंट है, R2 से R3 पर एक हाफ काउंट है, R2 से R4 का एक हाफ काउंट है, यहां से तो सबके जो है होप काउंट, ठीक है ना। अब जो है जैसे जैसे होप काउंट बढ़ेगा वैसे वैसे नेटवर्क में क्या होगा, कंजेशन होगा, ठीक है ना। अगर आपका जो डेटा शॉर्टेस्ट रूट से नहीं जा रहा है, अगर शॉर्टेस्ट कंजेशन, अगर डेटा शॉर्टेस्ट रूट से नहीं जा रहा है तो डेटा में क्या होगा, कंजेशन होगा, ठीक है ना। ट्रैफिक बढ़ेगी, डेटा अगर ट्रैफिक बढ़ेगी, डेटा की ट्रैफिक बढ़ेगी तो क्या होगा, कंजेशन होगा, ठीक है। डेटा की ट्रैफिक बढ़ेगी तो कंजेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए कि R6 के बीच में, R6 में डेटा जानी है, R6 में, ठीक है ना। तो R6 में डेटा जाने के लिए मान लीजिए कि ये सेकंड, ये राउटर है, ये सोर्स है, यहाँ पर आप डेटा भेजना चाहते हैं, तो इसके तो बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथ हो रहे हैं। आप यहाँ से यहाँ भेजिए, यहाँ से यहाँ भेजिए, यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, बट होप काउंट कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 हाफ काउंट हुआ, ठीक है ना। और अगर इस पाथ से डेटा आ रही है तो होप काउंट कितना हो रहा है, सिर्फ 2 हो रहा है। तो ये वाला जो पाथ है, दिस पाथ, ठीक है ना, दिस पाथ R1 से R6 का, ठीक है ना, इसका जो होप काउंट है ये 2 है, तो ये पाथ जो है प्रिफर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये पाथ प्रिफर्ड करेंगे। और ये वाला जो पाथ था, ये वाला पाथ दूसरे कलर से हम लोग दिखा देते हैं। अगर हम लोग इस पाथ की बात करें, इधर से इधर, और तो आप देखिए होप काउंट कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ये वाला पाथ जो है होप काउंट बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट प्रिफर्ड पाथ, ठीक है ना। प्रिफर्ड पाथ कौन सा होगा, ये वाला पाथ, ठीक है ना। तो जिस पाथ में होप काउंट सबसे कम है, जिस पाथ में होप काउंट सबसे कम है, वो पाथ प्रिफर्ड करेंगे। तो इस तरीके से राउटिंग टेबल में सबकी इंटरनल टेबल एक मेंटेन होती है कि अगर R2 से डेटा सेंड करना है तो हाफ काउंट जिसका मिनिमम है उसके थ्रू डेटा सेंड करें, ठीक है ना। तो हर टेबल, हर राउटर इस तरीके से अपना एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है और उसी राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग डेटा को फॉरवर्ड करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेटा सेंड, ठीक है। अब हम लोग 2 टॉपिक की बात और करेंगे और जो नेटवर्किंग को हम लोग अब जो है बंद करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो 2 चीज की हम लोग बात करेंगे, उसके पहले खत्म करने पहले एक हम लोग बात करेंगे रिमोट डेस्कटॉप और दूसरा हम लोग बात करेंगे रिमोट लॉगिन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है, रिमोट का मतलब दूसरे लोकेशन पर कोई चीज है उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिमोट डेस्कटॉप का मतलब कि मान लीजिए कि आप किसी दूसरे सिस्टम के, दूसरे के लैपटॉप के स्क्रीन को आप एक्सेस करना चाहते हैं, दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके पास रिमोट डेस्कटॉप की फीचर होती है जिससे आप दूसरे के स्क्रीन को अपने स्क्रीन पर पोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन मॉडिफाई योर वर्क, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो एक सॉफ्टवेयर होता है एनीडेस्क नाम का, ठीक है। एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन होता है, इसको आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लीजिए और दूसरे सिस्टम जिसपे ये हेल्प डेस्क एनीडेस्क इंस्टॉल है, जब वो ओपन करेगा तो एक नंबर जनरेट होगा और वो नंबर अपने मशीन पर डाल दीजिए तो दूसरा सिस्टम आपके स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो एनीडेस्क की हेल्प से हम लोग दूसरे के सिस्टम के डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं और उसके सारे चीज को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग को अगर कोई बटन को क्लिक करना है तो उसी को बोलना पड़ेगा कि बटन को प्रेस करें, ठीक है ना। तो रिमोट डेस्कटॉप इस तरीके से काम करता है। तो अगर आप चाहें नेट से, तो अगर इस पे आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइए आप
और यहाँ से जाइए और यहाँ पर आप जो है एनी हेल्प नहीं एनी डेस्क आप देख रहे हैं, एनी डेस्क को डाउनलोड कर लीजिए। और जब इसको आप ओपन करेंगे, इसको हम लोग डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं कैसे ये काम करेगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए विंडोज का डाउनलोड हम लोग कर ले रहे हैं 3.75 MB। इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो इसके पहले ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक एक टर्म और बाकी रह जा रहा है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। दूसरा है रिमोट लॉगिन। ठीक है, रिमोट लॉगिन। जैसे कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी में आप कंपनी की डेटा को आप एक्सेस अपने लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस डेटा को आप कॉपी नहीं कर सकते अपने मशीन पर। ठीक है ना, मान लीजिए ये सर्वर है, ये आपका वर्क स्टेशन है, इस वर्क स्टेशन पर आपको काम करना है, एक साथ 50 लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपका लैपटॉप है जिसके रिसोर्सेज, ये जो आपका लैपटॉप है इसके रिसोर्सेज को आपको यूज करना है और आपको काम इस सर्वर में परफॉर्म करना है और यहाँ से आपको टर्मिनेट करके बाहर निकल जाना है। तो सबसे पहले हम लोग टेलनेट सर्विस को यूज करेंगे, टेलनेट सर्विस। ठीक है ना, टेलनेट सर्विस से सबसे पहले हम लोग इसको इस सिस्टम से कनेक्ट होंगे, हम अपना यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है ना, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इस रिमोट, ये जो आपका वर्क स्टेशन है, इस वर्क स्टेशन से कनेक्ट होंगे और सारा काम करने के बाद ये जो आपका मशीन है, इस मशीन का जो कीबोर्ड और माउस है सिर्फ रिसोर्स की तरह यूज हो रहा है, बट योर इंटायर डेटा इज सेव्ड ऑन दिस सर्वर। ठीक है ना, तो दिस फीचर इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। तो कंपनियों में जो मतलब वर्क होता है वहां पर सब लोग मिल करके एक ही जो है वर्क स्पेस में काम करते हैं। लोकल मशीन पर आप कंपनी की डेटा को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो रिमोट लॉगिन इसका मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेलनेट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। टेलनेट is a phenomena by which you can connect to the remote server and you can perform task on this server। ठीक है ना, और इस पे परफॉर्म करने के बाद हम लोग उसको रिमोट सर्विस को बंद कर देते हैं। तो जो सारा आपका काम रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, इस सर्वर पर रिफ्लेक्ट होगा। ये जो लैपटॉप है इसका सिर्फ रिसोर्स यूज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो रही, प्रोसेसिंग डेटा कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो बस आज यहीं पर हम लोग नेटवर्किंग को भी खत्म करते हैं, आज की क्लास को भी खत्म करते हैं। एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूँ। चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आया? यस सर। सृष्टि साहू, यस सर। विधि, यस सर। हाँ, तो अब हम लोग जो है नेटवर्किंग का चैप्टर खत्म करके अगला हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे साइबर सिक्योरिटी इथिक्स। ठीक है ना, इस पे बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर अगला